मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त बढ़िया होंगे और तैयार होंगे आज की क्लास के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़, वॉइस वगैरह देख लीजिए क्लियर है कि नहीं है। अगर कोई इशू आ रहा है, जब वॉइस क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है 20 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चल रही है। 20 क्वेश्चन जो है वो डेली जो है 20 क्वेश्चन हमारी क्लास में होते हैं। कितने होते हैं? 20 क्वेश्चंस की डेली क्लास होती है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए क्लास को अपनी करते हैं शुरू। इससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी दोस्तों के लिए कि व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो ज्वाइन कर ले मेरे सभी भाई जो सीरियस हैं। बिकॉज वहाँ पे डेली जो है करंट अफेयर्स, क्विजिस और जीके के कुछ क्वेश्चंस आपको एडिशनल मिल जाते हैं और कुछ ऐसे पीडीएफ्स रहते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं फ्री में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन होमवर्क आपका, तिलाना जो है ये किस परफॉर्मेंस स्टाइल का डांस है? ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। तो जल्दी से सभी दोस्त आंसर देंगे इसका, जो बच्चों ने लास्ट क्लास जो है अटेंड की थी। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस डांस एंड म्यूजिक कॉम्बिनेशन ऑफ आंध्र प्रदेश विच इज सिमिलर टू डांडिया डांस? आंध्र प्रदेश का भाई एक डांस है, ठीक है, जो कि सेम टू सेम डांडिया डांस है ना, डांडिया जो डांडिया खेलते हैं उसके जैसे लगता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका नाम क्या है। ये आंध्र प्रदेश का डांस है एक। क्लियर? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिंदी वाले बच्चे जो रहेंगे वो हिंदी में क्वेश्चंस आप यहाँ से ले सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस ऊपर रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोलानू कोलानल्लू जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, इसे कई बार स्टिक डांस भी करके मेंशन किया होता है। क्या लिखा होता है? स्टिक डांस लिखा होता है। तो कोलानल्लू और स्टिक डांस अगर इनमें से कोई भी दिख जाए तो आपको यही आंसर लगाना है। ठीक है, इसका एक और नाम मेंशन होता है कोलाटम। ये 2-3 नाम हैं इस डांस के, मतलब अलग अलग वर्ड्स में बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर कोलानल्लू, स्टिक डांस या फिर कोलाटम। क्लियर? चलिए, तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है जो कि सेम टू सेम आप कह सकते हैं डांडिया डांस की तरह लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यजुर्वेदा से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कितने वेदास होते हैं? देखिए जो चीज़ें एक बार आती जाएंगी ना वो आप ऐसा समझिए कि दोबारा रिपीट नहीं होंगी। क्लियर? या फिर मान लीजिए जैसे शेड्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको 5 शेड्यूल पढ़ा दिए तो उसके बाद वो 5 शेड्यूल दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, वो उसके आगे के ही पढ़ाए जाएंगे। क्लियर? तो बेटर है कि आप नोट्स वगैरह जो है वो बताते जाएं। बात कर रहे हैं यहाँ पे यजुर्वेदा की, तो यजुर्वेदा जो है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कितने वेदास होते हैं? टोटल हैं हमारे 4 वेदास। सबसे पहले वेदा की बात की जाए मेरे भाई, तो सबसे पहले आता है ऋग वेदा, जिसे कि ओल्डेस्ट वेदा भी कहा जाता है और फैमिली बुक भी कहा जाता है। फैमिली बुक भी कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब आपको यहाँ पे एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फैमिली बुक भी कहा जाता है और इसमें 1028 हाइम्स जो हैं वो भी मेंशंस हैं। ठीक है, इसमें 10 मंडलाज हैं, 10 मंडलाज हैं। फर्स्ट एंड 10th जो है ये मंडलाज लेटर रिटन आप कह सकते हैं कि बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई किताब लिखने लगे तो उसका पहले चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, इस सीक्वेंस में चलेंगे। बट इसका क्या था, इसका चैप्टर नंबर 2, 3 से स्टार्ट किए गए थे मंडलास। ठीक है, और फर्स्ट नंबर का मंडलास और लास्ट का जो है ये बाद में जो है वो लिखे गए हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू किसी भाई को ऋग्वेदा के रिलेटेड? और एक चीज़ और, लैंग्वेज कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि लैंग्वेज बताइए, तो लैंग्वेज आ जाएगी मेरे भाई संस्कृत। क्लियर है? संस्कृत में जो है ये टेक्स्ट मेंशन्ड है। नेक्स्ट मंडला देखते हैं, नेक्स्ट वेदा देखते हैं दूसरे नंबर का, सामवेदा। सामवेदा ये देखने को बेसिक से लगते हैं बट जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो भाई यही हालत टाइट कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ 1500 प्लस वेदास हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो हैं वो ऋग्वेदा से लिए गए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऋग्वेदा से लिए गए हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन बनेगा सामवेदा के रिलेटेड तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि इसके उपनिषद से पूछा जाता है। उपनिषद सब ब्रांच, ठीक है, जहाँ सब वेदा आप जिसे कह सकते हैं उपनिषद। तो इसके कौन कौन से उपनिषद हैं? इसके 2 उपनिषद हैं। एक है, लिखिए, चांदोग्या और दूसरा जो है वो है कीना। ये 2 उपनिषद हैं और इसे कहा जाता है रूट ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक।
रूट ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक के नाम से जो है इसे जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं म्यूजिक वेदा करके, इंडियन म्यूजिक वेदा भी इसे सिंपली कहते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक लेवल का क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा साम वेदा से रिलेटेड, तो वो यही पूछेंगे कि इंडियन म्यूजिक जो है वो किस वेदा से संबंधित है, तो आप साम वेदा जो है वो लिख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रखिए उपनिषद को, जिसे हम सब वेदा कहते हैं। ठीक है, उपनिषद याद रखिए, चंदोग्या एंड केना। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर के वेदा की। तीसरे नंबर का वेदा क्या है? देखिए, एक चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ भाई, धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, अगर कुछ अचीव करना है तो अगर आप बोलोगे कि नहीं सर एकदम से आए सीधा इसका आंसर दो, यजुर्वेदा किससे संबंधित है, चलो लिखा आगे बढ़ गए, लिखा आगे बढ़ गए, वैसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज जो है मैं वो वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि डिटेल में सब चीज़ें बता सकूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा। जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, तभी इनका फ़ायदा जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर के यजुर्वेदा की। कौन से वेदा की? यजुर्वेदा जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाता है। यजुर्वेदा में दो टाइप्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यजुर्वेदा पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला कौन सा आता है? पहला आता है कृष्णा। ठीक है, पहला आता है कृष्णा, या फिर जिसे नॉर्मली ब्लैक कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका प्रकार जो है वो आता है शुक्ला। ठीक है, शुल्क, शुक्ला, जिसे कि वाइट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए, इसकी दो टाइप्स याद रख लीजिए। बाकी इसका जो है वो यूज़ किसके लिए होता है? रिचुअल्स। रिचुअल्स आप समझते हैं ना, कर्मकांड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो एंशियंट टाइम पीरियड में होते थे, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कर्मकांड करवाते थे, हवन करवाना, ये वो जो भी उसके काम काज आ जाएंगे उसके रिलेटेड वो हो जाएंगे रिचुअल्स। रिचुअल्स और मंत्रा से संबंधित, मंत्र जो हैं उनसे संबंधित है यजुर्वेदा। तो देख लेंगे यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यज्ञ एंड रिचुअल्स, मैजिक एंड सोसाइटी, रागा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र के रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा ऋग्वेदा में। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, लास्ट और फोर्थ, और ये रहेगा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, ठीक है, फोर्थ नंबर का कौन सा अथर्ववेदा है? इसे कहा जाता है वेदा ऑफ चैंट्स एंड म्यूजिक। ठीक है, और इसे वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूला भी कहा जाता है, वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। क्लियर? ये थे चार वेदास, और ये चार के चार आपको कवर करवा दिए हैं। अब के बाद इसका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, वेदास के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ रिपब्लिक? इनमें से कौन सा देश है जो रिपब्लिक नहीं है? कौन सा देश है जो गणतंत्र नहीं है? इंडिया, यूके, चाइना या फिर यूएसए? देखिए, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। ठीक है, यूएस जो है ये भी डेमोक्रेटिक में आता है, डेमोक्रेसी में आता है। और यूके में जो है वहाँ पे किंग वाला रूल है, किंग वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, और चाइना की बात की जाए, चाइना में चलती है कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जिसे कि हम डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं? डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। ठीक है, तानाशाही रूल जिसे हम कह सकते हैं। तो इनमें से रिपब्लिक कौन सा नहीं हुआ? तो चाइना जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाइना जो है ये रिपब्लिक नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे हो। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, तो आप बेझिझक मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा आपके डाउट का। ठीक है, जो भी आपका डाउट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कॉन्स्टिलेशन इन दिस स्काई? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकाश में एक तारामंडल नहीं है? कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम होना चाहिए मेरे भाई आपको। कॉन्स्टिलेशन होते हैं कि आकाश में कोई भी मतलब ऐसी चीज़, तारा जिसकी लाइट हो, जो चमक रहा हो, या जो कोई पैटर्न टाइप बना रहा हो। ठीक है, आप सिंपली इतना जान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जो कोई एक पैटर्न बना रहा हो। ठीक है, जैसे अर्सा मेजर हो गया, पोलर बियर हो गया, ग्रेट बियर हो गया, इस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं ना आसमान में, तो उन्हीं को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। सॉरी,
तो इनमें से बताइए जल्दी से कि कौन सा जो है वो कॉन्स्टिलेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सप्तऋषि, सरमिहिस्ता, सीरस या फिर कालपुरुषा। तो इनमें से सीरस जो है ये एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल स्टार है, सिंगल स्टार है। मैंने आपको ऊपर अभी क्या एक्सप्लेनेशन दी, कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार, लिख लेता हूं मैं, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे नोट्स बनाते हैं उनके लिए यहाँ पे इजी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ स्टार्स दोज मेक अ पैटर्न, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक पैटर्न जो है वो बनाते हैं, बस इतना याद रख लीजिए, और उसका कुछ नाम होगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये एक सिंगल स्टार है सीरीज, इस वजह से ये कॉन्स्टिलेशन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस। हाँ, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे कि ओपननेस जो है देश में बढ़ेगी, इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, इंटरडिपेंडेंस होगी, ठीक है। मतलब इकोनॉमी के लेवल पे आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ होगी हर चीज़ में, इन द सेंस हर चीज़ में आप कह सकते हैं कि अच्छे रिलेशन बनेंगे, अच्छी फ्लरिश होगी। तो वो क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलाइजेशन या फिर प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि सभी के साथ संबंध अच्छे बन रहे हैं, सभी के साथ उठना बैठना अच्छा हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छे बन रहे हैं, तो वो जो टर्म है वो आती है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन जो है ये एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। ग्लोबलाइजेशन एसोसिएटेड है किससे, एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और साथ साथ में बोली जा रहा हूँ, जो कुछ बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो डेफिनेटली इनको लिख लेंगे। इसके बाद बहुत से बच्चों को डाउट हो सकता है कि लिबरलाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में एक का अधिकार हो जाएगा, ठीक है, प्राइवेट हो जाएगा तो वो अपनी चॉइस से काम चलेंगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है। नेशनलाइजेशन भी नहीं होगा। लिबरलाइजेशन पे हो सकता है डाउट। तो लिबरलाइजेशन क्या होती है, लाइक डायरेक्ट या फिर फिजिकल कंट्रोल्स जो है ना गवर्नमेंट का, उनसे इम्पोज होते हैं ये, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन जो है ये भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 533 अमृत भारत स्टेशन वॉज लेड ऑन 26 फरवरी, स्कीम लॉन्च्ड ऑन। हाँ, तो अमृत भारत स्कीम, सिंपल सा इन्होंने ये पूछा है कि अमृत भारत जो स्कीम है, स्टेशन स्कीम जो है, ये कब लॉन्च हुई थी, किस वर्ष में लॉन्च हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक्स जीके हो, जीके जीएस, ऑलमोस्ट सब चीज़ें इसमें आपको कवर देखने को मिल जाएंगी जीके के रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे वही बताइए कि अमृत भारत स्टेशन जो स्कीम है ये किस वर्ष में लॉन्च की गई थी। तो ये की गई थी मेरे भाई 2023 6 अगस्त को जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें है क्या, इस स्कीम में, इसमें रेलवे के जो स्ट्रक्चर है ना कंट्री में, उनको इम्प्रूव करना है, अंडर ब्रिजेस करना है, ओवर ब्रिजेस करना है, जैसे भी, ठीक है। अंडर ब्रिज की ज़रूरत है जहाँ पे नीचे से, वहाँ से नीचे से रेल निकाली जाएगी। यहाँ पे ओवर ब्रिज की ज़रूरत है ऊंचाई पे, वहाँ से ओवर ब्रिज किए जाएंगे। ओवरऑल कह सकते हैं आप ये रेलवे के रिलेटेड जो है, ठीक है, रेलवे के रिलेटेड अमृत भारत स्टेशन स्कीम रेलवे के रिलेटेड है, और 2023 में जो है इसको शुरू किया गया था। यहाँ तक समझ आ गया? किसी भाई को कोई डाउट रह जाए तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोजोम रिजल्ट इन अ फीमेल। एक फीमेल में जो है वो कौन कौन से क्रोमोजोम पाए जाते हैं। देखिए, दो क्रोमोजोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। एक्स और वाई जो है ये दो क्रोमोजोम होते हैं। मेल की बात कर ली जाए तो मेल में कौन कौन से क्रोमोजोम होते हैं, मेल में होता है एक्स और वाई। फीमेल की बात कर ली जाए तो फीमेल में होते हैं दोनों एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, दोनों क्रोमोजोम एक्स होते हैं। मान लीजिए फर्टिलिटी के टाइम पे अगर मेल ने वाई क्रोमोजोम प्रोड्यूस किया और फीमेल ने एक्स क्रोमोजोम प्रोड्यूस किया, तो ये मिलके क्या बनेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बॉय, ठीक है, यहाँ पे बॉय बन जाएगा। अगर मेल ने भी एक्स को क्रोमोजोम प्रोड्यूस किया और फीमेल ने भी एक्स ही किया, क्योंकि फीमेल का तो वही है ना, फीमेल का तो एक्स ही प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। तो मेल पे डिपेंड करता है, अगर मेल का एक्स प्रोड्यूस हुआ तो फिर क्या होगा, गर्ल जो है वो बर्थ लेगी, ठीक है। तो ये याद रखिए, मेल में एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में जो है वो डबल एक्स क्रोमोजोम होते हैं। बर्थ के रेट पे देखा जाए कि बॉय होगा गर्ल होगा, वो किसके क्रोमोजोम पे डिपेंड करेगा, वो मेल के क्रोमोजोम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने फीमेल का पूछा हुआ है, तो डबल एक्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। द्वितीय चंद्रगुप्त टू के 9 रत्न, नवरत्न जो है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है भाई, ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है। जल्दी जल्दी से इनके नाम लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसका रहने दो, इसको मैं आगे कवर करूंगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में से बारह महिरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए। ये जो है ये 9 स्टोन्स में से एक, जेम्स में से एक था, ठीक है। अमर सिम्हा नाम सुन लीजिए, अगर कोई लिखने चाहते हैं तो लिखिए, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अमर सिम्हा, ठीक है, धनवंतरी, हरिसेन, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हरिसेन लिख लीजिए, एक कालिदास लिख लीजिए, ठीक है, और एक लिख लीजिए शंकु, ठीक है। ये 3 याद रखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट 9 जेम्स में से एक रहेंगे, हरिसेन, कालिदास, शंकु और बरहा मिहिरा जो है, जो अभी आपको करवाया, ये भी याद कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चंद्रगुप्त टू के ये 9 जेम्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सांगाई महोत्सव इज एन एनुअल कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। संगाई महोत्सव जो है, इस नाम से एक डांस होता है, ठीक है, फेस्टिवल होता है, कल्चरल फेस्टिवल, जो कि नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक्स जीके का है, ठीक है। पीछे करंट अफेयर्स के भी गया, पीछे जो क्रोमोजोम वाला था वो साइंस का था, ठीक है। ऐसे मिक्स करके आपको सभी क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो बात करते हैं संगाई महोत्सव की। तो संगाई महोत्सव जो है मेरे भाई, ये कहाँ का फेमस है? तो मणिपुर का। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मणिपुर का। इसके सिवा दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मेघालय का देखेंगे तो मेघालय का आ जाएगा बंगाला, एक आ जाएगा जो कि कहाँ आता है? गारो हिल्स में, ठीक है, गारो हिल्स में। त्रिपुरा की बात कर ली जाए मेरे भाई, तो त्रिपुरा में लिखिए करछी पूजा, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैं अलग से प्रोनाउंस करूं, बट स्पेलिंग जो है वो ठीक रहेंगे, ठीक है। फिर कीर पूजा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए एक बिजू फेस्ट होता है, बिजू फेस्टिवल, ये लिख लीजिए त्रिपुरा के। नागालैंड का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ लिखिए तोखू, ठीक है। हॉर्नबिल याद रखिएगा मेरे भाई, मोस्टली एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा नागालैंड से रिलेटेड। मेघालय की कैपिटल क्या है? जल्दी से किसी बच्चे को मालूम हो मेघालय की कैपिटल क्या है? आंसर आने दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्रॉस क्वेश्चन तो भाई कर सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो मेघालय की कैपिटल बताइए और नागालैंड की कैपिटल बताइए, ये दोनों की कैपिटल बता दीजिए जल्दी से। एक चलो मैं बता देता हूँ, नागालैंड की बताता हूँ, कोहिमा। अब मेघालय की जो है, मेघालय की कैपिटल आप बताएंगे, नहीं मालूम है गूगल से सर्च कीजिए, किताब से पढ़िए, उसके बाद कमेंट में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन द म्यूजिक वीडियो ऑफ माइकल जैक्सन 1991 हिट सॉन्ग ब्लैक और वाइट, ठीक है। माइकल जैक्सन की एक 1991 में हिट सॉन्ग था ब्लैक और वाइट करके, उसमें एकमात्र ऐसा इंडियन था जिसने डांस फॉर्म प्रेजेंट की थी, वह कौन था? माइकल जैक्सन, आप समझ रहे हैं माइकल जैक्सन कौन था? मालूम है सभी दोस्तों को, उम्मीद कर रहा हूँ कि मालूम होगा। तो उनके एक एल्बम थी, उसमें एक इंडियन आए थे, तो उन्होंने जो वहाँ पे डांस किया था वो कौन सी डांस फॉर्म थी? कथकली, कथक, भारतनाट्यम या फिर ओडिसी? तो उन फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नाम लिखिए डांसर का, वो था जमुना संगरा शिवम, जमुना संगरा शिवम थी, और ये एक ओडिसी डांसर थे, ठीक है, ये एक ओडिसी डांसर थी। इन्होंने परफॉर्म किया था माइकल जैक्सन के साथ 1991 में, एल्बम थी ब्लैक और वाइट करके। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि हमने सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद ही तैयार किया है। आस पड़ोस के जितने भी देश थे, जहाँ विश्व के कह सकते हैं, विश्व भर के जितने देश थे, उन सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा, पढ़ा, उनमें जो जो अच्छी चीज़ें लगी वो वहाँ से अडॉप्ट की, थोड़ी थोड़ी उनको अमेंड किया,
ठीक है। जैसे डीपीएसपी कहीं से लिए, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए, ठीक है, कुछ फ्रांस से लिया, कुछ यूएसएसआर से लिया, इस तरह से जो है मिक्सअप करके हुआ है। तो उन्होंने यही पूछा है इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो किस देश से लिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है मेरे भाई ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है वो लिया गया है। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी आप कह सकते हैं यहीं से लिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी यहीं से लिए हुए हैं। किसी भाई को मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ठीक है, या राइट टू इक्वलिटी में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, किसी भाई को मालूम हो। जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे बीच बीच में पूछता हूँ वो आप एज अ होमवर्क लीजिए और ट्राई कीजिए, उनके आंसर्स भी आप देते जाएं साथ साथ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद्मश्री एंड गज़ल सिंगर उदास, पंकज उदास, ठीक है, जो कि जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, उन्हें पद्मश्री से किस वर्ष में नवाजा गया था। ठीक है, गज़ल सिंगर पंकज उदास जो हैं उनको पद्मश्री से किस वर्ष जो है वो नवाजा गया था। सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है, तो उन्हें वर्ष 2006 में जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया था। आपको अवार्ड्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दो टाइप्स के अवार्ड होते हैं, एक होते हैं सिविलियन अवार्ड और एक होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, मैं आपको ये डाउट पे आपका क्लियर कर देता हूँ, जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिएगा। सिविलियन अवार्ड एक और दूसरे आ जाएंगे गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, ये लिख लेता हूँ, जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा। सिविलियन अवार्ड में कौन कौन से होते हैं? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर का पद्म विभूषण। ठीक है, दूसरे नंबर का आ जाएगा पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का आ जाएगा पद्म भूषण और फोर्थ नंबर का आ जाएगा पद्मश्री, जो कि इन्हें दिया गया था। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पद्मश्री आ जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड्स की बात कर ली जाए, गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वो किनको मिलते हैं? ये स्पेशली मिलिट्री वालों को मिलते हैं। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड में अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा था, तो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो है ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। फिर इसके बाद जो है वो आता है अशोक चक्र। ठीक है, फिर इसके बाद आता है महावीर चक्र। इसकी मैं भी आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं, ये आपको क्यों लिखवा रहा हूं। फोर्थ नंबर पे आता है कीर्ति चक्र, 5 नंबर पे आता है वीर चक्र और नंबर 6 पे आता है शौर्य चक्र। देखिए ये जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। पता किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा इनके ऊपर? इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हाईएस्ट वाला कौन सा है, लोएस्ट वाला कौन सा है। ठीक है, ओ सॉरी ये स्किप हो गया मेरे से, थोड़ा वीडियो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। चलिए, इनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताइए भारत रत्न, लोएस्ट सिविलियन अवार्ड बताइए पद्मश्री, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। इस टाइप से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इनके ऊपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द इक्विनॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो है आपके सीधे सीधे बन जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए कि इक्विनॉक्स की, तो इक्विनॉक्स क्या होता है? ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है कि जब सूरज जो है वो इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर हो। ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर हो और दिन और रात जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, सन एग्जैक्टली अबव इक्वेटर एंड द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल। ठीक है, ये होता है इक्विनॉक्स, इसे सिंपली हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इसमें अब बात आएगी डेट्स की, इनमें डेट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इक्विनॉक्स क्या होता है। अब इस पे डेट्स लिख लीजिए। एक लिखिए 21 मार्च, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च जो है ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे समर के डेज में होता है ये। ठीक है, इसे समर इक्विनॉक्स करके कहते हैं। और दूसरा इक्विनॉक्स जो है वो होता है 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को होता है। ये आ गई इक्विनॉक्स की 2 डेट।
फिर इसके बाद ना एक और चीज़ आती है, वो आती है सोलिस्टाइज, ठीक है, वो भी लिख लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन जो है वो सेम आएगा। ये दिख ही नहीं रहा कलर, सोलिस्टाइज, ठीक है। इसमें भी 2 डेट्स आएंगी, फर्स्ट लिखिए 21 जून और दूसरी लिखिए 22 दिसंबर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर है ना, ये दोनों डेटों को क्या होगा कि डे और नाइट जो है वो ऑलमोस्ट सेम सेम होंगी। जितना मान लीजिए 24 घंटे का है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ऐसा होगा। अब सोलिस्टाइज में क्या होता है कि जब 21 जून को पहला सोलिस्टाइज होगा तो इस पे क्या होगा कि दिन जो है वो लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट डे, दिन बहुत बड़ा होगा और रात जो है वो बहुत छोटी होगी। और 22 दिसंबर जो है, 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रात जो है वो बहुत बड़ी होगी, दिन जो है वो बहुत छोटा होगा। मान लीजिए कि 9-10 बजे दिन चढ़ा है, ठीक है, 4-5 बजे जो है अंधेरा होने लग पड़ा है। इस तरह से जो है वो 22 दिसंबर को होगा। क्लियर? इनकी रिवीजन कीजिएगा, जितनी रिवीजन करोगे मेरे भाई उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आपके हाथों में प्रभु, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 100% कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। बाकी अगर आप बोलोगे कि एक बार क्लास करूँगा तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, वैसा नहीं होगा, ये आपका वहम है। चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा मेरे भाई, इसलिए आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाया करो साथ साथ में, बार बार चीज़ों को जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। कम से कम जीके में आपको 3-4 बार रिवीजन चाहिए, तब आपके जाके दिमाग में ये लॉन्ग टर्म के लिए बैठेंगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द 11th 5-year प्लान, आर्टिशन बिलोंगिंग टू विच वर सपोर्टेड बाय मार्केटिंग स्पोर्ट एंड सर्विस स्कीम। 11th 5-year प्लान टोटल कितने हुए हैं? टोटल 12 प्लान हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने प्लान हुए हैं? टोटल 12 5-year प्लान जो है वो हुए हैं, ठीक है। 5-year प्लान 12 हुए हैं टोटल। क्लियर? और 1951 से लेके 2017 तक जो है ये प्लान चले हैं। 2017 वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये टाइम पीरियड उसका उतना ही है। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा हुआ है कि भाई 11th नंबर का प्लान जो है उसमें कौन से आर्टिशंस जो थे जो कि बिलोंग किए जिनको मार्केटिंग स्पोर्ट और सर्विस स्कीम से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 11th प्लान की। इसका टाइम पीरियड रहा है 2007 से लेके 2012 तक इसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। उस टाइम पे पीएम कौन थे? ये जो लिखवा रहा हूँ ना आपको कि टाइम पीरियड, पीएम, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। अगर नहीं यकीन हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में देखो सेम क्वेश्चन मिलेंगे। उस टाइम पे पीएम थे मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह जो है उस टाइम पे कौन थे? पीएम थे मनमोहन सिंह। इनका एम था इसमें कि हायर स्टडीज़ को इंक्रीज़ करना, डिस्टेंस एजुकेशन को, आईटी एजुकेशन को, इन सभी को इंक्रीज़ करना, ठीक है। एम ग्रोथ ऑफ हायर स्टडीज़, डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आईटी सेक्टर, क्लियर, और पॉवर्टी रिड्यूस करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, ये इनका जो है वो एम था इस 11th 5-year प्लान में। इसके सिवा बात कर ली जाए इसके आंसर की, तो आंसर रहेगा हैंडीक्राफ्ट, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट वाले जो आर्टिशंस थे, जो काम करते थे, कारीगर थे, ठीक है, वो मार्केटिंग स्पोर्ट और सर्विस स्कीम से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रोड्यूस ग्रीन कलर फायरवर्क। कौन से इनमें से मिनरल हैं जिनको जलाने पे, जब जो वो जलते हैं तो हरे रंग की जो है वो गैस आप वहां से छोड़ते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेरियम, सोडियम, कॉपर, जिंक। जल्दी से आंसर आने दीजिएगा। ग्रीन कलर का क्या कौन सा प्रोड्यूस करता है फायरवर्क के टाइम पे? तो बेरियम की बात की जाए मेरे भाई, बेरियम बिल्कुल सही रहेगा। बेरियम जो है ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा, बेरियम जो है ये ग्रीन प्रोड्यूस करेगा कलर। बात की जाए इसके सिवा सोडियम की, तो सोडियम जो है ये येलो कलर जो है, पीला रंग जो है वो प्रोड्यूस करता है। कॉपर जो है, कॉपर ब्लू कलर करता है। और जिंक जो है ये वाइटिश टाइप का, ब्लूइश वाइटिश करता है, ठीक है। ब्लूइश वाइट कलर जो है ये जिंक के द्वारा प्रोड्यूस हुआ जाता है। कब करते हैं?
कब करते हैं? इन फायरवर्क, ठीक है, प्रोड्यूस कलर्स, ठीक है। जब इनको फायरवर्क से मतलब है कि जब आग वगैरह में जलाएंगे या हीट बढ़ाएंगे तो तब ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ग्रीन कलर मेंशन किया गया है, तो बेरियम जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी वाला सारा वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वी वाला सारा जो है ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इसको ऐसे मत समझ लीजिए कि एक टर्म है, ये एक व्यक्ति हैं। तो वो पूछा गया है कि ये किस से संबंधित है, तो ये पियानो से संबंधित है और ये हैं कहाँ के? बंगाल के हैं, ठीक है, बंगाली पर्सन है, तो ये पियानो से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज़ कंटिन्यूड ब्लॉक पेंटिंग फॉर द लास्ट 3 सेंचुरीज। पीछे 300 सालों से कंटिन्यू, 300 ईयर्स, 3 सेंचुरी बोले तो 300 साल, ठीक है, 300 सालों से राजस्थान की एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि ब्लॉक पेंटिंग करती है, ठीक है। ब्लॉक पेंटिंग आपको मैं अभी कैसे समझाऊं? टेक्सटाइल में होता है ना, कपड़ों में जो हाथों से बुनाई की जाती है, जहाँ वो प्रिंटिंग की जाती है, उस टाइप का आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चिपा कम्युनिटी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो चिपा कम्युनिटी जो है ये राजस्थान की, ये लगातार पीछे के 300 सालों से जो है वो ब्लॉक पेंटिंग करते आ रही है। इनका विलेज भी मेंशन रहता है कई बार, तो विलेज लिख लीजिए बगरू विलेज, ठीक है, बगरू विलेज जो है वो रहेगा। और है किसके रिलेटेड? टेक्सटाइल लिख लीजिए, टेक्सटाइल से संबंधित है ये ब्लॉक पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच किंग ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय बख्तियार खिलजी इन 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल का कौन सा राजा जो है वो हारा था, जहाँ जिसे बख्तियार खिलजी ने डिफीट किया था, हराया था, ठीक है। महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या फिर गृहवर्मन। तो लक्ष्मण सेन जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है, लक्ष्मण सेन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लक्ष्मण सेन खुद भी ना वो खिलजी से संबंधित ही था, ठीक है, बंगाल के खिलजी से संबंधित ही था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द स्टेट। चलिए भाई, अब ध्यान से बैठिएगा, 2-4 मिनट लूँगा आपके इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-4 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सब्र कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य और विधान परिषदों का गठन का प्रावधान करता है, ठीक है, स्टेट के राज्यों के विधान परिषद का गठन करता है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, इतना समझ आ गया। चलिए तो अब करते हैं इसको डिटेल में, इसका देखा लेखी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रही है आर्टिकल नंबर कौन सा दिया हुआ यहाँ पे? हाँ, आर्टिकल दिया हुआ है 151। तो आर्टिकल 151 जो है ये क्या करता है? ये देता है ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट देता है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है मेरे भाई? ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये कंट्रोलर और ऑडिट जनरल जो होते हैं ना, ये यूनियन के अकाउंट के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, उसे बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। इसके सिवा आर्टिकल नंबर 169 देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? एवोल्यूशन, मतलब गिरा भी सकता है और बना भी सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? इसे हम विधान परिषद बोलते हैं, विधान परिषद हम इसे बोलते हैं, ठीक है। आप सिंपल लिखिए, क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है आर्टिकल 169 के अंडर, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। और ये विधान परिषद जो है ना, ये अपर हाउस होता है, विधान परिषद अपर हाउस होता है। जैसे राज्यसभा लोकसभा है ना, तो राज्यसभा अपर हाउस होता है, वैसे स्टेट में विधान परिषद जो है वो अपर हाउस होता है, ठीक है। विधानसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, जिसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, ये होता है लोअर हाउस। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को? विधानसभा, विधान परिषद अपर हाउस, विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं वो होता है लोअर हाउस। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए, विधान परिषद जो है ना, ठीक है, विधान परिषद सिर्फ बाइकैमरल स्टेट में लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ बाइकैमरल स्टेट में होता है, कैमरल में होता है। बाइकैमरल क्या होता है कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है,
लॉ मेकिंग बॉडी। जैसे होता है ना लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा जो है वो लॉ बनाती है, फिर आगे उनको इंट्रोड्यूस करती है, फिर आगे प्रेसिडेंट से सहमति होने के बाद वगैरह वो सब बनता है। तो वैसे ही ये भी बाइकैमरल है। ये क्या करती है, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि डिवाइड हुई है दो हाउसेस में, डिवाइड इनटू टू हाउसेस, जो कि दो हाउसेस में डिवाइड हुई है। ठीक है, एक होते हैं बाइकैमरल कैमुलर, एक होते हैं यूनिकैमुलर। ठीक है, बाइकैमुलर में क्या होते हैं, दो हाउस होते हैं, और यूनिकैमुलर में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो होती है मेरे भाई। इसके सिवा दो आर्टिकल और बचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी आर्टिकल, इसीलिए आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 216 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट मेंशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट से क्या मतलब है कि हाई कोर्ट के क्या क्या कार्य हैं, कब जज की नियुक्ति होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, ठीक है, जज के क्या काम हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। और इसके बाद लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 195, जिसमें कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्कस होते हैं, जहां आप कह सकते हैं इसके द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 195 सैलरीज और अलाउंसेस स्टेट लेजिस्लेचर के इसमें मेंशन होते हैं, इसके द्वारा जो है आप कह सकते हैं आगे दिए जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक सभी दोस्तों को? आर्टिकल 155, 69, 216 और 195, इसमें बस मेन दो चीज़ें याद रखिएगा। एक आर्टिकल नंबर 151, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 169 और 216, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। विधानसभा, विधान परिषद, ये दोनों याद रखें। विधान परिषद स्टेट का अपर हाउस होता है, विधानसभा लोअर हाउस होता है। बाइकैमुलर वो दो हाउसेस में डिवाइड होता है। यूनिकैमुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें काम करती है, और ये दोनों हाउस जो है वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। क्लियर है? तो ये थी मेरे भाइयों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, समझ आए होंगे क्वेश्चंस जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर उसके बावजूद भी मैं सफ़र रहा हूँ या कोई क्वेश्चंस नहीं समझा पाया हूँ, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि जो कुछ चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है मैं वो करूँगा। इसके सिवा आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है सभी दोस्त ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। वहाँ पर आपको डेली जो है वो जीके के क्वेश्चंस, कुछ क्विजेस और बीच बीच में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। और इसका मूल मंत्र ये है जीके को अच्छा बनाने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का, कि इसको रिवीजन चाहिए कम से कम 3 से 4 कम से कम रिवीजन चाहिए, तब ये क्वेश्चंस जो हैं वो आके आपके दिमाग में फिट होंगे, या लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं बैठेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आज क्लास की है तो ये क्वेश्चन मेरे को साल के बाद देखूंगा तो याद आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको 3-4 रिवीजन कीजिए, फिर डेफिनेटली आपको 1 साल क्या 2 साल के बाद भी वो क्वेश्चंस याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए इजाज़त। इसके सिवा थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक वगैरह कीजिए क्लास को, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।